गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत में यूरोपियंस का आगमन। जैसे ही मुग़ल ख़त्म होती है ना, तो हम देखते हैं मॉडर्न शुरू हो जाती है। और मॉडर्न कैसे शुरू होती है? मॉडर्न शुरू होती है भारत में यूरोपियंस के आगमन के बाद। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे? भारत में यूरोपियंस का आगमन। तो देख लेते हैं। ठीक, इसका मतलब है क्या पढ़ना है आज में? भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। और इसके साथ ही देखो क्या होता है, इसके साथ कहीं ना कहीं मध्यकाल खत्म हो जाता है और आधुनिक काल होता है शुरू। मुगल, औरंगजेब, ये वो सब हो जाते हैं खत्म। अब यहाँ से प्योरली हमें क्या देखना है? यूरोपियंस को ये देखना है कि वो भारत में कैसे आके सेटल होते हैं और एक भारत में नए किस्म की राजनीतिक व्यवस्था कैसे सत्ता में आती है। तो देखो इससे भी प्रश्न कैसे आ जाएंगे। सबसे पहले पूछ लेता, बताओ कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई? तो उनकी मैं एक हायरार्की लिख रहा हूं, उसी पैटर्न को आपको क्या करना है? लर्न करना है। देखो ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद भारत में आते हैं डच लोग आते हैं। डच लोगों की एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बनती कब है? बनती है 1602 में। ठीक है, ये डच लोगों की डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनी? हॉलैंड। और हॉलैंड का वर्तमान में नाम क्या है? नीदरलैंड। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली अभी हम देखें तो कहाँ से आए हैं? नीदरलैंड से आए हैं। और इन्होंने जो पहली फैक्ट्री खोली ना, वो खोली है 1605 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? एपी में, यानी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो और इनके आने का क्रम आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन आया? इसके बाद आए इंग्लिशमैन। अंग्रेज लोग आए। ठीक, हम क्या देखते हैं? देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो तो 1599 में बन गई थी। इसका मतलब नहीं है कि इनका क्रम पहले आ जाएगा। हम ये देखते हैं कि भारत में ये लोग कब आए। तो इनकी पहली फैक्ट्री जहांगीर के फरमान से 1608-9 में सूरत में बनी है। बहुत पूछा जाता है। जहांगीर के फरमान से विलियम हॉकिंस आए थे ना, तो विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन लेके सूरत में पहली फैक्ट्री खोली है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो कौन आई? डेनमार्क के हैं और इनकी पहली फैक्ट्री खुली है 1616 में। हिंदी में तो लिखा नहीं, हिंदी में भी लिख देता हूँ। पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, ठीक है, और ये अंग्रेज हो गए, और ये इनको तो डेनिस ही कहेंगे, डेनिस। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और यूरोपियन पावर बस्ती है जिसने भारत में बहुत उथल पुथल मचाया है, और वो है फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच। फ्रांसीसियों ने, अच्छा देखो फ्रांसीसी क्या है कि सबसे एंड में आने वाली पावर है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का कई वर्षों तक युद्ध हुआ है। और फ्रांस की जो पहली फैक्ट्री खुली है 1668 में सूरत में। तो ये इनका ऑर्डर आपको क्या होना चाहिए? इनका ऑर्डर लर्न होना चाहिए। और इसी ऑर्डर में हम सारे यूरोपियन सेटलमेंट को देखेंगे कि वो भारत में आए और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे खुद को सेटल किया है। फिर इनके साथ में हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। तो देखो हमें भारत में यूरोपियंस के आगमन में कितने पावर्स को पढ़ना है? हमें पढ़ना है पोर्टुगीज़, फिर हमें पढ़ने हैं डच, इंग्लिशमैन, डेनिस, फ्रांस। और इनका ये पैटर्न आपको एज इट इज़ लर्न भी करना है। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे पुर्तगालियों से। ठीक है, तो देखते हैं पुर्तगाली।
अब मैं तुम्हें ना एक बार पुर्तगाल दिखा देता हूँ मैप पे, और किस तरीके से इन्होंने ट्रैवल किया है और कैसे भारत आए हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोर्तुगीज़। अब हम देखेंगे कि पोर्तुगीज़ कैसे भारत में आते हैं और कौन कौन सा उन्होंने रूट लेते हैं। देखो, ये है पुर्तगाल, ये यूरोप कंट्रीज़ है, ठीक है। ये अफ्रीका है। देखो होता क्या है कि पुर्तगाल का राजा है चार्ल्स द नेविगेटर, फेमस नाम है उसका। चार्ल्स हेनरी, लोकल क्या, चार्ल्स हेनरी उसका असली नाम है। अब मसला ये है कि उसको जलों के यानी कि ओशन रूट्स को ट्रैवल करने में, नए नए ओशन रूट्स को खोजने में उसको बहुत इंटरेस्ट है और उसको अच्छा भी लगता है। तो वो खुद का रुझान उसका कुछ ऐसा है, उसने कई सारे देशों का भ्रमण किया है और उसी लिए चार्ल्स हेनरी को चार्ल्स द नेविगेटर भी कहा जाता है, ठीक है। उसने बड़ी सारी फंडिंग दी है। अब देखो होता क्या है कि पुर्तगाल से सबसे पहले बार्थोलोमो आते हैं और वो इस तरीके से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के साथ साथ चलते हुए केप ऑफ गुड होप तक आते हैं। यहाँ तक का सी रूट वो डिस्कवर कर लेते हैं और अपने देश में जाके बताते हैं। तो ये बात है 1487 की, ठीक। लेकिन फिर भी चलो अभी तक इतना ही खोजा, लेकिन हाँ, उन्होंने अफ्रीका के अंतिम सिरे का पता लगा लिया है। इसके बाद देखो क्या होता है, 1498 में वास्को डी गामा यहाँ से ऐसे चलता है, पुर्तगाल से चलता है इस कॉन्टिनेंट के साथ साथ, इस तरीके से कुछ आता है यहाँ पे। यहीं पर ये एंड का सिरा माना जाता है, दुनिया का आखिरी कोना मान रहे थे ये लोग तब तक। यहीं पर उसकी एक अब्दुल मनीक नाम के ट्रैवलर से, वाटर ट्रैवलर से बातचीत होती है। और वो कहाँ से आया है, वो आया इंडिया से। और इंडिया को तो ये लोग खोजना ही चाह रहे हैं। तो अब होता क्या है कि वास्को डी गामा अब्दुल मनीक के साथ साथ या अब्दुल मनीक के पीछे पीछे अपना शिप लेके कहाँ पहुँच जाता है, कालीकट। कालीकट में राजा कौन है, जमोरिन है। और कालीकट है कहाँ पे, केरल में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रैवलर अब्दुल मनीक। और जब वहाँ कालीकट केरल में पहुँचता है तो वहाँ का हिंदू राजा बड़ा खुश होता है और बड़ा उसको अच्छे तरीके से रखता है। और उसके बाद वो 1499 में वास्को डी गामा वापस लौटता है पुर्तगाल और वो अपने साथ में काली मिर्च लेके लौटता है, जो उसकी टोटल यात्रा का 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे बिकता है। यानी मसालों के कारोबार में मसला क्या है, माल है। तो अब जैसे ही ये जाएगा और वहाँ पे मसालों के कारोबार के विषय में लोगों को पता चलेगा तो पुर्तगाल से, यूरोप से और लोग भी आने लगेंगे। और हम देखते भी ऐसे यही होता है। ये जैसे ही वहाँ जाता है उसके बाद में ये फिर से 1501 में आता है और लगातार फिर हम देखते हैं कि यूरोपियंस के आने की बात में झड़ी लग जाती है। अब हम वो फैक्ट बोर्ड पे देख लेते हैं जो हमने अभी समझे हैं। अभी ना हमने मैप पे देखा कि किस तरीके से पुर्तगालियों ने समुद्री खोजों को बढ़ावा दिया और इसी के क्रम में हम क्या देखते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ तक आया, कालीकट तक आया। और वास्को डी गामा का ये सौभाग्य रहा कि उसे अब्दुल मनीक मिल गया। अब्दुल मनीक कहाँ लेके गया उसे, कालीकट में, जहाँ पे वो पहली बार उतरा और वहाँ के राजा थे जमोरिन, जिसने उसका बहुत स्वागत किया। तो इस तरीके से पूर्ववर्ती पुर्तगालियों के प्रयासों का परिणाम ये रहा कि वास्को डी गामा भारत पहुँचने में कामयाब हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं कि इससे किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो देखो, सबसे पहले एक पुर्तगाली प्रिंस हैं हेनरी। सबसे पहले उन्हें चार्ल्स द नेविगेटर भी कहा गया है हेनरी को। और उन्होंने क्या किया है कि इस दिशा में समुद्री रास्तों की खोज के लिए महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उन्हीं के विषय में देख लेते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले एक पुर्तगाली प्रिंस है, प्रिंस हेनरी। इसको नेविगेटर भी बोलते हैं। क्या बोला गया, नेविगेटर, जो समुद्र में ट्रैवल करने में पसंद करता है या नए नए रास्तों की खोज करता है, वो वहाँ का प्रिंस है। इस बंदे को क्रेडिट जाता है कि पुर्तगाली पूरी दुनिया तक पहुँच पाए, नए नए रास्तों को जान पाए, क्योंकि इसने प्रमोट किया। अच्छा, प्रिंस भी है, फंडिंग भी दे रहा है। तो इस तरीके से राज्य पोषित वित्त से इसने समुद्रों के रास्तों को खोजने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। अच्छा, टू प्रमोट द डिस्कवरी ऑफ सी रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही हो गया हमारा। दूसरा हिंदी में लिख देता हूँ, प्रिंस हेनरी हैं।
प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्र में रास्ते खोजने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अच्छा, इसी की प्रेरणा से या इसी की वजह से होता क्या है, 1487 में 1887 में बार्थोलोमेव हैं डियाज जो कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ है समझ लो, अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप। तरीके से यहाँ पे क्या है, अच्छा ये क्या है, अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका। इधर आओगे तो अफ्रीका के इस वाले रीजन में क्या पड़ता है, पुर्तगाल पड़ता है। तो ये कुछ इस कॉन्टिनेंट के साथ साथ ऐसे होता हुआ आया है। और इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले बार्थोलोमेव है डियाज है, बार्थोलोमेव डियाज। डियाज कहाँ पहुँचता है, केप ऑफ गुड होप तक पहुँचने में कामयाब रहता है। यानी कि अफ्रीका के सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहले रूट कौन खोज रहा है, बार्थोलोमेव डियाज खोज रहा है। फिर इसी के देश से कौन आता है, इसी के देश से आते वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक पहुँचने में कामयाब रहता है। केप ऑफ गुड होप पर ही एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मनीक, जो कि इंडियन ट्रैवलर है। अब्दुल मनीक, अब्दुल मनीक कहाँ गया है, अब्दुल मनीक इंडिया से गया हुआ है, वो भी केप ऑफ गुड होप में है। वास्को डी गामा पहुँचता है वहाँ पे, इन दोनों की बातचीत हो जाती है। अब्दुल मनीक वॉज अ वाटर ट्रैवलर जो पानी की समुद्र की यात्राएं करते हैं। और वास्को डी गामा अब्दुल मनीक के साथ या अब्दुल मनीक के पीछे पीछे कालीकट केरल पहुँचने में कामयाब रहता है, क्योंकि ये है ही कहाँ का, ये है कालीकट केरल का। और वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा, कालीकट। कालीकट केरल पहुंचा है। ये कहां पहुंचा, कालीकट केरल, विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रैवलर अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा भारत में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत के लिए एक सी रूट खोज लिया है। तो यहाँ तक क्लियर है। 1 2 3 बंदों के नाम याद कर लेना। ये इंडिया पहुंचा तो किसकी सहायता से पहुंचा और कब पहुंचा, 1498 में, यानी 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचने में कामयाब रहता है। अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में किस तरीके के सेटलमेंट की है, कहाँ पे अपनी कोठियाँ या फैक्ट्री खोली है, वो सारी की सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो, वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुँचा है, केप ऑफ गुड होप पहुंचा है, जहां पे अब्दुल मनीक मिला। अब्दुल मनीक के साथ ये कालीकट केरल पहुंचा है और वहां का राजा कौन है, जमोरिन है। जमोरिन ने बड़ा इसका स्वागत किया है और ये बड़ा खुश है। और हम क्या कर देखते हैं कि अब समझ लो, यहां से एक और क्वेश्चन आता है। वास्को डी गामा की यात्रा में सोचो आप कितना खर्चा आया होगा, और वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च वापस लेके लौटता है। जी हाँ हाँ, नहीं वो तो बार्थोलोमेव में पहुंचा था वहां तक। हाँ हाँ, ये हिंदू, अब छोटे आप समझे सामान्य टाइप के हैं, हिंदू राजा हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। चप्पू चला के हाथ से और क्या, पहले तो ऐसी ट्रैवलिंग होती थी, इंजन थोड़ी लगे हुए थे जहाज़ों में, इंजनों की उत्पत्ति तो बाद में हुई। हाँ,
लेकिन हाथ से भी नहीं, पाल का आविष्कार हो चुका था। वो हवा के थ्रू चलता जी, पाल का आविष्कार हो गया, तो ये हवाओं का डायरेक्शन देख के पाल को सेट करके उस डायरेक्शन में अपनी बोट को क्या करेंगे, बहा के लेके जाएंगे। हाँ, अच्छा देखो, वास्को डी गामा जब वापस लौटा तो अपने साथ काली मिर्च, बेसिकली पुर्तगाली लोगों का फोकस यहाँ पे था कि वो भारत में मसालों का व्यापार करेंगे, और ये काली मिर्च वापस लेके लौटा है जो उसने जितना भी एक्सपेंस अपनी यात्रा में किया था उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट लिया है। हुआ ये क्या है कि वो अपने साथ यहाँ से काली मिर्च लेके गया है और वो 60 गुना ज़्यादा महंगी बिकी है उसकी पूरी यात्रा के खर्चे की, तो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया है। देखो, इस बंदे को 60 गुना हो गया ज़्यादा मुनाफा। अब ये जाके जब वहाँ माल पीट रहा है तो बाकी लोग भी तो आएंगे ना। अब क्या होगा, अब वहाँ से पुर्तगालियों से आने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक पुर्तगाली गवर्नर भी होंगे, यहाँ पे फैक्ट्री भी लगाई जाएगी, यहाँ पे कुछ जगहों पे ये युद्ध भी करेंगे, और हम क्या देखते हैं कि ये 1510 में ही ये गोवा जीत लेते हैं और गोवा को परमानेंट सेटलमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भारत में कब आया, 1502 में। ठीक है, अब देखो आगे पुर्तगालियों और क्या क्या किया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1502 में बना ली है, कहाँ पे, कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बनाई। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या क्या किया। देखो, पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। इसने कुछ काम किए हैं, उनसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका ड्यूरेशन है 1505 से 1509। अच्छा, आपको इससे पूछा जाता है कि इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई है जो बहुत पूछी गई है, यानी नीले जल की नीति। नीले जल की नीति ये क्या है, समझ लो। देखो, पुर्तगाली सबसे पहले ट्रैवल करने लगे तो जल में उनकी सबसे ज़्यादा शक्तियों का भी विस्तार हुआ। तो हुआ ये कि उन्होंने एक परमिट लेके आए कि जिसको भी ट्रैवल करना है उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना हम क्या करेंगे, उसका जहाज़ डुबो देंगे। अब हुआ ये, अच्छा ये वो पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जहाज़ों पे और तोपों का प्रयोग करने लगे, बंदूकों का प्रयोग करने लगे। इससे पहले क्या होता था, असामान्य व्यक्ति केवल ट्रैवल कर रहा है, ये लोग बंदूक लेके चले दूर से गोली मार देते हैं सामने वाले को। होगा क्या, इन्होंने पानी में बड़ा खौफ फैला दिया, और अब कहते हैं कि जिसे भी पानी में ट्रैवल करना है वो हमसे क्या करेगा, परमिट लेगा। और उसी नीति को क्या कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति। और ये इंप्लीमेंट किसने की भारत में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको जहाज़ों से ट्रैवल करना है तो इनको टैक्स देना होगा। जिसकी मतलब पावर चलती है वो पानी में चला रहा है, जिसकी ज़मीन पे चल रही है वो ज़मीन में चला। फिर अंग्रेजों ने पीट पाट के इनको भगा दिया, और क्या यही चलता है। अब देखो होता क्या है कि इसके अलावा आपसे सिंपल ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की है, और ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड इन इंडिया, और ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर भी है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज गवर्नमेंट। और देखो इसने 2 फोर्ट बनाए हैं, अंजारडीवा में, कैनौर में और कोची में। तो ये 2 फोर्ट हैं, इनको आप देख लेना। फोर्ट मतलब किले जहाँ से अब ये कंपनी का काम करेंगे। अंजारडीवा कैनौर में बनाया है और एक कोचीन में बनाया है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद में अबुल कर्क आता है, और वो बहुत फेमस भी है, उससे बड़े सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो अगला ही गवर्नर कौन हो जाएगा, अबुल कर्क। देखो अब देखो सेकेंड पोर्टुगीज गवर्नर कौन है भारत में, सेकेंड गवर्नर है ये भारत में पुर्तगाल का, इसका ड्यूरेशन पूछा जाता है। इसका नाम है अल्फांसो
डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इससे देखो क्वेश्चन क्या आते हैं। इसने क्या किया है, इससे पहले क्वेश्चन देख लो। इसको रियल फाउंडर कहा गया है फॉर द पोर्टुगीज, रियल फाउंडर इन इंडिया। देख लो, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, ये इसने भारत में पुर्तगालियों को बड़ा शक्तिशाली तरीके से एस्टेब्लिश किया है। दूसरा क्वेश्चन आता है इंडिया, जहां जहां भी इन्होंने कंट्रोल किया है, जहां जहां भी नियंत्रण किया है, तो कोचीन को अपना केंद्र बनाया है। कोचीन क्या हो गया, इनका प्रमुख केंद्र हो गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा काम जो इसने किया है, अब देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये काम हुआ है 1510 में। इसने बीजापुर से गोवा जीता, बीजापुर से गोवा जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसने बीजापुर से क्या जीत लिया, गोवा जीत लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और देखो ये टाइम कौन सा, ये टाइम वो है लगभग जब कृष्णदेव राय विजयनगर पे रूल कर दिए। 1509 में विजयनगर पे कृष्णदेव राय है, 1510 में इन्होंने जीत लिया है। इसका मतलब है कि लगभग अकबर के आने से पहले, अकबर तो आया बेचारा, जन्मी 1542 में हुआ, ये पहले ही सेटल हो गए। अकबर से पहले इट मीन्स लोधी सल्तनत के टाइम पे, जब नॉर्थ में लोधी है, तो उस समय ये लोग भारत में एस्टेब्लिश हो गए हैं। इसका मतलब है कि पूरा मुगल सल्तनत के काल में जो यूरोपियंस हैं वो भारत में लगातार आते रहे और सेटल होते रहे, और जैसे ही औरंगजेब का पतन हुआ है तब तक ये लोग भारत में बहुत मजबूती से एस्टेब्लिश हो गए हैं और इन्होंने भारतीय राजाओं को टैक्स देना कर दिया है बंद। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क से क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर, ही मेड अ कोचीन एज सेकंड कैपिटल, मतलब कोचीन को भारत में अपना प्रमुख केंद्र बनाया है। और ये वाक्य है 1500, ये भी 1510 की बात है, ठीक है। और 1510 में इन्होंने गोवा जीत लिया। गोवा जीतने के बाद इन्होंने क्या काम किया है कि ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल कोचीन टू गोवा। इनकी पहली कैपिटल क्या है, कोचीन वॉज द फर्स्ट कैपिटल। ये इनकी पहली राजधानी। इस राजधानी को इन्होंने कहां शिफ्ट कर दिया, गोवा में। यानी 1510 में गोवा जीत के उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य का क्या बना दिया है, केंद्र बना दिया है। इतनी इंफॉर्मेशन किससे आती है, अल्बुकर्क से, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगला जो पुर्तगाली फेमस गवर्नर है निनो दी कुन्हा। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ा, निनो दी कुन्हा के बारे में, जो कि एक तीसरा इंपॉर्टेंट गवर्नर हो जाएगा। बाकियों के देखो उसका ड्यूरेशन काफ़ी बाद में, लेकिन हमें तब तक बीच में इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं कि इसके बाद में कौन आया, तो मोटा मोटा हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा हमारे सामने कौन आता है, निनो दी कुन्हा। हमारे अगले पुर्तगाली कौन है, इनको हम देखो, इसको नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें बीच में कोई मिलता नहीं है और मोटा मोटा हमें तीसरा यही बंदा मिल रहा है, तो निनो दी कुन्हा को हम तीसरा मान सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है, ठीक। देख लेते हैं इसने कौन कौन से काम किए हैं। देखो इसके दो कौन से काम हैं, फिर हम देखेंगे कि इनका कैसे डिक्लाइन हुआ भारत में। अच्छा, हम क्या देखते हैं कि जैसे ही अल्बुकर्क ने गोवा जीता था, तो सारा कामकाज कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, गोवा में। लेकिन एज ए कैपिटल उसको कभी अनाउंस नहीं किया गया था। इसने क्या किया, जब सारा काम वहाँ हो ही रहा है, तो इसने क्या किया, कैपिटल को कोचीन से गोवा अनाउंस भी कर दिया, ठीक है। कोचीन की जगह गोवा राजधानी बनाई, ये पता चल गया, ठीक। दूसरा देखो, कैप्चर्ड द दीप एंड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात, और ये काम किया इसने 1534 में,
द्वीप और बेसिन को बहादुर शाह से जीत लिया। बहादुर शाह से जीत लिया। बहादुर शाह कहाँ का है? गुजरात का है। कब जीता है? 1534 में जीता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से बहुत पहले ही पुर्तगालियों ने भारत में अपने आप को काफ़ी मजबूत किया और साथ में देखते हैं कि अच्छे बेस भी बनाए हैं, काफ़ी सारे रीजन को भी जीत रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों के भारत में पतन के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो कुछ फैक्ट्स हैं पुर्तगालियों से जो आपको पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखो पुर्तगाली ही वे लोग हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई, सबसे पहले छापा खाना खोला। छापाखाना क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस। सब भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई? पुर्तगालियों ने लगाई। कहाँ पे लगाई? जहाँ पे सेटल होंगे वहीं पे लगाई। और ये लगाई कहाँ है? गोवा। दूसरा, कार्ड्स अमेंडा काफिला सिस्टम। देखो उन्होंने सांझ जल की नीति अपनाई, वही ब्लू वाटर पॉलिसी की। जहाँ जहाँ तक ब्लू वाटर है वो पानी किसका है? वो पानी हमारा है। अच्छा हमारा तो चलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो कार्ड्स यानी परमिट सिस्टम, परमिट व्यवस्था, यानी कि अगर आपको अरब सागर में चलना है, अपने काफिले के साथ चलना है, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, वरना वो आपका जहाज पानी में डुबो देंगे। तो ये परमिट व्यवस्था को क्या कहा गया है? कार्ड्स। क्या कहा गया है? कार्ड्स। ध्यान रखना, अकबर इतने बड़े मुगल बादशाह थे, लेकिन जब वो अरेबियन सी के थ्रू हज पे जा रहे हैं या उनकी फैमिली का कोई बंदा जा रहा है, तो वो पुर्तगालियों को टैक्स चुकाते थे, पुर्तगालियों से परमिट लेते थे। अदरवाइज कोई भी मुगल घराने का जहाज अरब सागर में नहीं चल सकता था। ये क्या करेंगे? उसको डुबो देंगे। इसका और पुर्तगालियों के असफल होने का यहाँ पे पता है कारण क्या रहा? इसके अलावा सिस्टम ऑन इक्विजिशन। ये क्या होता है? जबरदस्ती धर्मांतरण। इन्होंने देखो फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। आप देखो इनके पास में गोवा आया, गोवा में इन्होंने सारे मंदिर तोड़ दिए। और आप देखो कि गोवा में हिंदुओं की पॉपुलेशन ही नहीं है। गोवा में सारे के सारे कैसे हैं? कन्वर्टेड हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में। वो सब वहाँ चर्च मिलेंगे आपको पूरे गोवा में, ढूंढने से केवल एक ही मंदिर मिलेगा, वो हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया। इन्होंने दो शर्तें रख दी बंदे के सामने, या तो गोवा में रहना है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या गोवा फिर छोड़ के आप चले जाओ। तो गोवा में देखो कि सारे के सारे मैक्सिमम लोग जो कैसे हो गए हैं? क्रिश्चियन हो गए हैं। और वो हुए इनकी कन्वर्जन पॉलिसी की वजह से ही है। इसको क्या कहा गया है? धर्मांतरण। और वो भी कैसे? इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक। बलपूर्वक धर्मांतरण। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि गोवा में सारे के सारे ऑलमोस्ट क्रिश्चियन लोग हैं। ये इनक्विजिशन वाली पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इन पुर्तगालियों से एक और क्वेश्चन आता है कि देखो वे भारत में आने वाली पहली यूरोपियन शक्ति थी। भारत में आने वाली पहली यूरोपियन शक्ति है। कब आए वो आए हैं भारत में 1498 में। और भारत छोड़ा कब इन्होंने? भारत छोड़ा है 1961 में। हमने गोवा को क्या किया था? स्वतंत्र कराया था। ठीक है, अब देखो क्या है, गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, हम लोग आज़ाद हो गए थे। गोवा की आज़ादी का मूवमेंट चलाया गया, हमने पुलिस कार्यवाही की और उसके बाद क्या हुआ? गोवा आज़ाद हुआ। तो गोवा आज़ाद हुआ 1961 में। और हम क्या देखते हैं कि 1987 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहा और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा भी पूर्ण राज्य है ना? ठीक, तो देखो ये भी हो गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में पुर्तगालियों के आने का मुख्य कारण
मसालों का व्यापार था। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों के आने का प्रमुख वजह क्या है। तो भारत में पुर्तगालियों के आने की प्रमुख वजह है मसालों का व्यापार, और अगर कहीं दूसरा ऑप्शन मिलता है तो फिर ये धर्मांतरण हो गया। जितना हमने इनको डिस्कस किया है पोर्टुगीज से, उसके बाहर आपको प्रश्न सामान्यतः नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी को एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इनके विषय में समझ अच्छी बन जाएगी। पुर्तगालियों के बाद अब हमें देखने हैं डच लोग। डच कहाँ से आए? डच आए हैं हॉलैंड से। तो देखते हैं डच कहाँ से हैं? हॉलैंड से। हॉलैंड का एक प्रेजेंट नाम क्या है? नीदरलैंड है। तो वो आपको ध्यान रखना है, उस समय ये हॉलैंड के निवासी हैं डच लोग। ठीक, देखते हैं आगे। देखो डचों से जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। डच लोग सेकंड ही हैं जो पोर्तुगीज के बाद आए हैं। पोर्तुगीज के बाद आने वाली सेकंड यूरोपियन पावर है डच। अब देखो डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, वेरिंग ओस्टे इंडिचे कंपनी। इसका मतलब हो गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पता चला? इसका एज इट इज नाम लिखा रहेगा और आपको पूछेंगे ये किसकी कंपनी है, वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बता देना है। अच्छा देखो, यही नाम मिलेगा वेरिंग ओस्टे इंडिचे कंपनी, तो आपको पहचान लेनी है ये कौन सी कंपनी है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। कब बनी है? हॉलैंड में ही बनी है, 1602 में ही बनी है। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा आपसे हमेशा पूछा जाएगा, चाहे पुर्तगालियों की है, अंग्रेजों की है, किसी की भी है, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में कहाँ बनी है? मसूलीपट्टनम में बनी है। कब बनी है? 1605 में बनी है। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, दूसरी कहाँ बनी इनकी फैक्ट्री? दूसरी बनी है पुलिकट में। पुलिकट में। पुलिकट कहाँ है? पुलिकट है तमिलनाडु में। ये प्रश्न भी बहुत आता है। ठीक है, तीसरी फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में। तो ये तीनों फैक्ट्री आपको पता होनी चाहिए। देखो अंग्रेजों ने भी सूरत में बनाई, सब ने सूरत में बनाई है, तो सूरत में तो ये भी बनाएंगे, और सूरत में फ्रांसीसी भी बनाएंगे, सूरत में सब बनाएंगे, मतलब सूरत सेंटर है भाई, तो बनाएंगे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन किया जाएगा, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आ जाएगा, इनकी तीनों सेटलमेंट का नाम आ जाएगा। उसके बाद होता क्या है कि इनके बाद आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज चल रहा बड़ी तेज चलेंगे, तो ये बीच में आएंगे, तो इनको भी हराना पड़ेगा। होता यह है कि बैटल ऑफ बदेरा होता है, जो कि कलकत्ता के पास में ही है, चिनसुराज नामक जगह पर बैटल ऑफ बदेरा होता है बिटवीन इंग्लिशमैन एंड डचेस, और इंग्लिशमैन डिफीटेड द डचेस वेरी बैडली, और इनके सारे सेटलमेंट को या तो वो बिकवा लेते हैं या वो जबरदस्ती क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन्हें बाहर से भगा देते हैं। तो देखो इसमें एक लाइन लिख दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में 2009 में प्रीलिम्स में पूछा गया है ये प्रश्न। बदेरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बदेरा का युद्ध हुआ है इंग्लिशमैन और डचेस के बीच में। कब हुआ है? 1749 में हुआ है। तो इसके साथ ही डचों की सेटलमेंट ये जबरदस्ती या तो इनसे खरीद लेते हैं या इनको बेच के जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इसी के साथ बदेरा के युद्ध के साथ भारत में डचों की शक्ति का भी खात्मा हो जाता है। डचों के बाद जो तीसरा बंदा हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं हमें अंग्रेज या इंग्लिशमैन। तो अब हम क्या देखेंगे? अंग्रेजों को देखेंगे।